गॉथिक लिटरेचर भी ना अर्ली रोमांटिक में लिखी गई थी। अर्ली रोमांटिक्स में लिखा गया था, है ना। और गॉथिक जो है ये इंस्पायर्ड हुआ था, एक फिलोसफर थे एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग उनसे इंस्पायर्ड हुआ था। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें वो बातें करते हैं सबलाइम की, है ना। सबलाइम की बात बारे में बातें करते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़, फिर अच्छे से समझ आएगा। तो कहता है गॉथिक नॉवेल्स आर अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर दैट इमर्ज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी and reached its peak popularity in the 19th century, which means कि जो गॉथिक लिटरेचर है, गॉथिक लिटरेचर की शुरुआत हुई थी कब? 18th सेंचुरी में, है ना। और 19th सेंचुरी में क्या था, गॉथिक लिटरेचर अपने पीक पे था ना। गॉथिक से पता चल रहा है पहले ही कुछ डरावनी सी, कुछ भूतहा टाइप का, है ना, घोसली टाइप का, घोसली टाइप का। अब कहता है गॉथिक लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लेंड ऑफ हॉरर, रोमांस, सस्पेंस एंड द सुपरनैचुरल, व्हिच मींस कि वैसा नॉवेल, वैसा ड्रामा, वैसी पोइट्री जिसके अंदर क्या है, हॉरर के एलिमेंट्स होते हैं। पढ़ने के बाद जब हमें हॉरर जैसा फील होता है ना, डरावनी जैसे फील होती है। थोड़े रोमांस होंगे उसके अंदर, सस्पेंस होगा, थ्रिल होगा, है ना। थ्रिल होगा, जैसे थ्रिलिंग थ्रिलर पढ़े हो ना, थ्रिलिंग वर्क, थ्रिलर लिटरेचर, उस टाइप का। और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, जैसे गोस्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ जो सुपर नेचुरल है ना, जो ह्यूमन मेड नहीं है। तो वैसे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे के सारे गॉथिक लिटरेचर के अंदर होते हैं। तो सिंपल समझना है कि गॉथिक नॉवेल वैसा नॉवेल है जिसका जिसका जो एटमॉस्फेयर है, वो उसकी जो सेटिंग है वो मिस्टीरियस होता है, हॉन्टेड लोकेशंस होते हैं, ईरी और सिनिस्टर इवेंट्स दिखाए जाते हैं, साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें से कोई भी एलिमेंट्स आएगा तो समझना वो गॉथिक लिटरेचर का एलिमेंट्स है ना। सिनिस्टर इवेंट मतलब? बता रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक सेटिंग समझ गए। एटमॉस्फेरिक सेटिंग का मतलब है कि हॉन्टेड हाउस होगा, है ना। हॉन्टेड हाउस होगा, घर ऐसा होगा जो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हॉन्टेड है, उसमें घोस्ट रहता हो, है ना, टूटा फूटा, जैसे देखते हो ना एंशिएंट टाइम पे, या एंशिएंट टाइम में जो बना आर्किटेक्चर होता है ना, वैसे आर्किटेक्चर। ओके। हाँ, वैसे आर्किटेक्चर को लिया जाता है। ऐसे भी देखोगे गांव में, खासकर जो पहले बहुत पैसे वाले होंगे, वो अपना घर छोड़ के चले गए होंगे, तो देखोगे उसका घर भूथा घर जैसा बन जाता है, भूथा बंगला जिसको कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक सेटिंग जो होता है वो eerie होता है, डरावना होता है, काफ़ी काफ़ी सॉम्बर होता है। जैसे एक बहुत फेमस पोम है, पोम नहीं है ये, वर्क है, और ये अमेरिकन लिटरेचर का वर्क है। तो उसमें द हाउस ऑफ द असर, द हाउस, अच्छा मिटिए यहाँ पे, द हाउस ऑफ द अशर, USHER। इसमें देखोगे ना, तो कहानी की शुरुआत ही होती है इन द डल डार्कनेस, इस तरह से। कहानी की शुरुआत मतलब एक इंसान जो है वो जा रहा होता है हाउस ऑफ द असर के घर की तरफ होते हुए जा रहा होता है। तो वो रास्ते में जो उसका एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी हॉन्टेड एक्सप्लेनेशन है। अभी मैं उसका टेक्स्ट दिखाऊंगा तो पढ़ के ही लगेगा कि काफ़ी कह सकते हैं कि मिस्टीरियस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एटमॉस्फेरिक सेटिंग जो है काफ़ी ईरी है, काफ़ी डरावनी है ना, वैसा सेटिंग होता है। फिर मिस्टीरियस होता है, चीज़ें पता नहीं होती कि क्या होने वाला है। फिर हॉन्टेड लोकेशन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, खंडहर टाइप का होगा, है ना, बिल्कुल शांत होगा, पेड़-पौधे से एकदम बिल्कुल घिरा होगा, इस टाइप का। और सिनिस्टर इवेंट्स मतलब जहाँ पे बहुत सारे सिन, जैसे होता है ना, कहानियाँ हम सुनते हैं ना घर के, जैसे पुराने किसी घर में सुन लेते हैं कि यहाँ पे कोई किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो उसका भूत घूमता रहता है घर के अंदर। तो वो जो हॉन्टेड हाउस हो जाता है उसी को बोलते हैं सिनिस्टर इवेंट्स। ऐसे कोई इवेंट्स जो ऑलरेडी नेगेटिव में घटित हो चुकी होगी उस पर्टिकुलर प्लेस में। इवन दो वैसा हुआ हो या ना हुआ हो, डजेंट मैटर, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि उस घर में पहले कभी ना कभी कुछ हुआ था, मे बी कोई घोस्ट वहाँ पे रहता है। तो उस टाइप की चीज़ें, उस टाइप का इवेंट्स दिखाया जाता हो। क्लियर है। और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स सुपर नेचुरल होते हैं, है ना। अब जैसे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ऐसे इस पे मूवी भी बनी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ना, जो
जैसे अपने आप देखोगे फैन चलने लगेगा, या फिर है ना, डोर अपने आप लॉक हो जाएगा। ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसी चीज़ें जो कि कोई घोस्ट ही कर सकता हो, है ना? उस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी भी लिटरेचर में, किसी भी पोएट्री में, किसी भी टेक्स्ट में हमें मिलेगा, तो समझना क्या है, वो गॉथिक है, हॉन्टेड लिटरेचर है। क्लियर है? गॉथिक के बारे में ओवरऑल समझ आ गया होगा। अब कहते हैं कि इसका ओरिजिन क्या था? द ओरिजिन एंड द इन्फ्लुएंसेस। Gothic fiction originated in England in the 18th century, as we have already learned. कहता है कहाँ से आया? Drawing inspiration from earlier form of literature such as medieval romances, horror tales, Macbeth elements of folklore. तो देखते हैं ना, folklore उसको कहते हैं जो मुंह से बोला जाता है ना? जैसे दादी नानी की कहानियां सुने होगे, ग्रैंडफादर, ग्रैनी, ग्रैंडमदर, इनकी कहानियां सुनते होगे। कभी गांव में रहे हो तुम लोग? नहीं रहे हो? नो सर। अच्छा, नहीं रहे हो। वैसे जैसे हम लोग अगर गाँव ज़्यादा जाया करते थे, तो हमारी जो ग्रैनी होती थी, वो कहानियाँ सुनाया करती थी, है ना? कभी किसी जानवर की कहानी सुनाएगी, कभी किसी घोस्ट के बारे में बताएगी। तो उस तरह की कहानियाँ, वो फ़ोकलोर होता है ना? वो मिथ होता है, वो मिथ होता है ना? फ़ोक कहानियाँ होती है, जो कि सिर्फ़ गाँव में सुनाई जाती है। जो ट्रेडिशनल होता है, जो ट्रेडिशनल स्टोरीज़ होती है, उसके अंदर घोस्ट की कहानी है। जैसे मेरे इवन माय फादर टेल्स मी अ लॉट ऑफ घोस्ट स्टोरीज़, है ना? तो उसी तरीके से मेरे दादाजी बोला करते थे, मेरी नानी बोला करती थी। तो उसको बोलते हैं फ़ोकलोर, उसमें एलिमेंट्स होंगे। जैसे हॉरर टेल्स होंगे, मतलब कुछ हॉरर कहानियाँ जो मेबी उनके साथ घटित हुई होंगी, या फिर मिडाइवल रोमांसेस, वो जो मिडाइवल पीरियड में जो रोमांसेस होते थे, सिवलरी रोमांस टाइप का, है ना? वहाँ से इंस्पिरेशन मिला था किसको? गॉथिक फ़िक्शन को, गॉथिक लिटरेचर को। फिर कहता है, अब इसी को बाद में जैसे ड्रैकुला जैसे मूवी, ड्रैकुला का नाम सुने हो? ड्रैकुला नहीं सुने हो? रात में जो निकलता है, टीथ से दाँत, टीथ से खून चूसता है जो, ब्लड सक करता है, फिर उसको भी। वेम्पायर। हाँ, वैम्पायर टाइप का। ड्रैकुला वैम्पायर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसी टाइप का, है ना? ड्रैकुला भी वैसा ही होता है। तो ये सारे के सारे ओरिजिन कहाँ हैं? यही गॉथिक में ही है ना? ये सब गॉथिक लिटरेचर का ही पार्ट है। ड्रैकुला हो गया, वैम्पायर हो गया, जैसे वैम्पायर डायरी करके एक सीरीज़ निकला था। सुने हो नाम? वैम्पायर डायरी। तो पूरा फैमिली उसमें वैम्पायर होता है। या फिर जैसे एक मूवी थी, मुझे याद नहीं, बुक भी है उसके ऊपर, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। जिसमें वैम्पायर और वुल्फ और एक वुमन की कहानी है ना? न्यू मून, ब्लड मून, इस तरह करके कुछ उसकी कहानी है। बहुत फ़ेमस वर्क है वो। ऑलमोस्ट हर स्टोर के अंदर तुम्हें मिल जाएगा उसकी बुक्स, है ना? तो एक ये हुआ। उसके बाद कहता है, इट वाज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द टाइम, इंक्लूडिंग द राइज़ ऑफ द रोमांटिक मोमेंट्स। तो रोमांटिक मोमेंट्स का जिस तरह से राइज़ हो रहा था, उस तरह से ऑब्वियस सी बात है इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट के समय में ये, क्योंकि ये चीज़ लिखना, गॉथिक एलिमेंट को क्रिएट करना, गॉथिक चीज़ें लिखना, वो एक क्रिएशन माना जाता है कि आप इमेजिन करके चीज़ों को करते हो, है ना? और दूसरा क्या है, फ़ैसिनेशन विद द सब्लाइम, द सुपरनैचुरल एंड द साइकोलॉजिकल। तो इसका इन्फ्लुएंस कहाँ है? रोमांटिक मोमेंट्स में भी है ना? जो कि सब्लाइम के बारे में रोमांटिक्स लिखा करते थे। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सब्लाइम इन अ मोमेंट। फिर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बारे में, सुपरनैचुरल चीज़ें जो घटित होती है ना? साइकोलॉजिकल होता है। तो ओरिजिन यहीं से हमें मिलता है। फिर एक वर्क है जैसे हॉरेस वॉलपोल का नॉवल है द कैसल ऑफ ओटेंटो, शायद यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना? वॉलपोल के नॉवल से आया था ना क्वेश्चन? अच्छा, जो भी है। कैसल ऑफ ऑर्नेटो था, हाँ एक का था, और एक गॉथिक किसको कहते वो था, दोनों था। अच्छा, दो क्वेश्चंस पूछा गया था। तो कैसल ऑफ ओटेंटो एक क्वेश्चन आया था। तो ये 1764 में पब्लिश हुआ था। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर वर्क, हॉरेस वॉलपॉल का सबसे मेजर वर्क में से एक है। तो इसके कैरेक्टर्स को भी पढ़ लेना एक बार, एग्जाम में इसके कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें स्टार लगा लो, ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गॉथिक। कैसल ऑफ ओट्रेंटो को सबसे पहला गॉथिक नॉवेल माना जाता है ना? क्योंकि जो वॉलपोल है, ही ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम मीडिएवल रोमांसेस, एंशिएंट फोकलोर और क्लाइंबिंग गॉथिक आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम। ऑब्वियस बात है, आर्किटेक्चर से तो इंस्पायर्ड होगा ही ना। जो भूता आर्किटेक्चर दिखने में लगता है, जो खंडर दिखने में लगता है, उससे तो इंस्पिरेशन तो लोग लेंगे ही, है ना? कहता है, अदर इन्फ्लुएंशियल अर्ली गॉथिक नॉवेल्स इंक्लूड एना रेडक्लिफ, द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो।
ये जो वर्क है एना रेडक्लिफ का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। मे बी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि वॉलपोल से ऑलरेडी पूछ लिया है, तो एन रेडक्लिफ से क्वेश्चन पूछ देगा। द मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो किसने लिखा था? कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, ये भी याद रख लेना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ना, मैथ्यू लुइस मॉन्क, मैथ्यू लुइस का मॉन्क। अब देखो यूजीसी नेट हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि गॉथिक से पूछता ही पूछता है। और अगर यूजीसी नेट पूछ रहा है तो विच मीन्स कि सेट का एग्ज़ाम में पूछेगा, बेट के एग्ज़ाम में पूछेगा, उसके बाद पीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछेगा, है ना? क्योंकि ये एक ट्रेंड बन जाता है जहाँ से क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं, जहाँ से एटलीस्ट मिनिमम 1 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो या 1 या 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर लास्ट टाइम उसने हॉरेस वॉलपॉल से पूछ लिया था, तो इस बार मे बी है एंड रेडक्लिफ से पूछेगा, मैथ्यू लुइस से पूछेगा। और भी राइटर्स हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में सेटिंग्स होते हैं गॉथिक नॉवेल के वैसा, जहाँ की एटमॉस्फेरिक जो है वो जैसे डिके हो रहा होता है, उस प्लेस का डिके हो रहा होगा। जैसे पुराना बिल्डिंग मैंने बोला, है ना? बिल्डिंग जब डिके हो रहा होता है तो वो गॉथिक उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है ना? फिर कहते हैं कि सच एज़ कैसल कैसल हो गया, एबिस हो गया, रुइन्स हो गया, आइसोलेशन मैंसन हो गया, वैसा घर जिसको छोड़ दिया गया बहुत, वैसा बंगला जिसको बोलते हैं ना बहुत दिनों से छोड़ दिया हो, जिसमें कोई नहीं रहता हो। जैसे कभी दिल्ली अगर जाओगे तो खासकर साउथ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे, जो कि अबैंडन्ड मिलेगा। वैसे पता नहीं, मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ़ी करी है ना? मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मैंने पोस्ट नहीं किया तो कभी-कभी मैं पोस्ट करता हूँ, तो देखोगे दिल्ली में बहुत सारे ऐसा घर है जो अबैंडन्ड है, क्योंकि वहाँ के जो भी लोग हैं ना, सब चले गए इंडिया छोड़ के अब्रॉड। अब वो ज़मीन बहुत एक्सपेंसिव एरिया में पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, और वो अबैंडन्ड हो चुका है, तो वो क्या हो गया, वो वैसा बंगला, वैसा घर, एक तरह से सुपरनैचुरल चीज़ें, मतलब एक सेंस में कह सकते हैं कि वो आइसोलेशन मेंशन एक तरह से गॉथिक बन जाता है वो, है ना? गॉथिक बुक उसके अंदर लिखी जा सकती है, गॉथिक सिनेमा उसके अंदर बनाई जा सकती है, ठीक है? अब कहते हैं कि एटमॉस्फेयर एंड मूड भी उसमें होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर और मूड दोनों को क्रिएट करना पड़ेगा ना। हमने पढ़ा था, याद करो, टी.एस. एलियट का, वैसे पढ़ाई नहीं है लेकिन पढ़ाएँगे आगे जाके। टी.एस. एलियट का एक टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इस पे मैंने यूट्यूब पे वैसे वीडियो बनाया है, उसको देख लेना एक बार। शायद एग्ज़ाम में आया है कि नहीं आया मुझे पता नहीं है, बट ये लिटरेरी टर्म्स हैं, यहाँ से मे बी एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ सकता है। हू कॉइन्ड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? तो वो था टी.एस. एलियट। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब यही है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जिस पे हमारा फोकस है, उसके आसपास घटना वैसे ही घटित होनी चाहिए ताकि हमें फ़ील हो कि वो चीज़ें घटित हो रही है। जैसे मैंने बताया, अगर गॉथिक सिनेमा बना रहे हैं, गॉथिक फ़िल्म, गॉथिक थिएटर बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो हमें घोस्ट के बारे में तभी फ़ील हो पाएगा जब वहाँ का मौसम जो होगा बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा होगा, है ना? लाइट फ्लिकर कर रहा होगा, जो उसका बैकग्राउंड होता है, साउंड होगा बिल्कुल उस तरह से, मतलब बिल्कुल मिस्टीरियस साउंड होगा, है ना? रोडवेज़ मिस्टीरियस होंगे, बिल्डिंग बिल्कुल वैसा होगा। तो हम अगर किसी के अंदर ये फीलिंग इवोक करने की कोशिश करते हैं, है ना, गॉथिक वाला, तो गॉथिक वाले फीलिंग इवोक करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की चाहिए? हमें उसका एटमॉस्फेरिक भी क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कि हमें कोरिलेट करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर को, कोरिलेट करना पड़ेगा अपने सराउंडिंग को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जिसके बारे में इवन टी.एस. एलियट जब लिख रहे थे हैमलेट के अंदर, है ना? उनका एक वर्क है हैमलेट के ऊपर, उन्होंने क्रिटिसिज़्म किया है, तो क्रिटिक किया है। तो हैमलेट के बारे में वो कहते हैं कि शेक्सपियर्स का जो हैमलेट है, शेक्सपियर्स हैमलेट इज़ मोस्ट डेफिनिटली एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो शेक्सपियर ने जो हैमलेट लिखा था, वो एक तरह से आर्टिस्टिक फेलियर की तरह है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, वो काम नहीं कर रहा है। व्हिच मीन्स कि हैमलेट को जो काम करना चाहिए, और जिस तरह से प्लॉट है, सेटिंग की गई है, उसमें फ़ील ही नहीं होता है कि उसके कोरिलेशन में, उस ऑब्जेक्ट के कोरिलेशन में, मतलब जो मेन हमारा कैरेक्टर है, उसके कोरिलेशन में कोई चीज़ें घटित हो रही हो। लेकिन उसी समय वो कहते हैं कि जैसे टेम्पेस्ट हो गया हमारा, है ना? या फिर सर हमारा, तो वो तो ट्रेजेडी था ना, क्योंकि वो तो गॉथिक में नहीं मैं था ना। बता रहा हूँ, सुन तो लो पहले। जैसे टेम्पेस्ट हो गया हमारा, मैकबेथ हो गया हमारा, तो मैकबेथ और टेम्पेस्ट क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि देखो मैकबेथ जब हम पढ़ रहे थे, तो मैकबेथ में याद करो जो कैरेक्टर है,
जितने भी कैरेक्टर्स थे, जैसे मैकबेथ हो गया, लेडी मैकबेथ हो गया, तो देखोगे क्या कहते हैं, डैगर दिख रहा होता है, ब्लड दिख रहा होता है ना? तो हर चीज़ सिंबलाइज़ कर रहा है। उसका जो बैकग्राउंड है, वो रिलेट कर पा रहा है मैकबेथ से। मैकबेथ की जो क्वालिटी है या मैकबेथ या लेडी मैकबेथ ने जो किया, तो वो उसका जो सराउंडिंग है सोम्बर हो जा रहा है। याद है, याद करो, हॉर्स जो थे आपस में खा रहे हैं एक दूसरे को, है ना? मैकबेथ जब पढ़े तो देख रहे थे ना, घोड़ा ही घोड़ा को खा रहा था, किंग डंकन का घोड़ा एक दूसरे को खा रहा था, आउल जो है वो क्या कहते हैं, फाल्कन को खा रहा था। तो ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल मिस्टीरियस चीज़ें हैं। तो विच मीन्स कि जब हमें किसी, मतलब मैकबेथ के चारों तरफ मैकबेथ का जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स था, उससे रिलेट कर पा रहा था कहानियाँ। टेम्पेस्ट में भी देखोगे मैजिक हो रहा है चारों तरफ, है ना? तो कहानियाँ रिलेट हो पा रही है। बट बट क्या कहता है कि हैमलेट के अंदर वैसा कुछ है नहीं। हैमलेट के चारों तरफ जो कहानियाँ हैं, वो रिलेट नहीं हो पा रहा है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो रिलेट नहीं हो पा रहा। अब रही बात वो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी सिर्फ ट्रेजेडी ही नहीं पढ़ेंगे ना, हम जब लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो किसी भी लिटरेचर का कोई एक ही एस्पेक्ट नहीं होता है। किसी भी बुक को पढ़ने का मल्टीपल वे से हम पढ़ सकते हैं। देखो, हम कल ही एक वीडियो बनाए थे रोला बार्थ पे, आज अपलोड किए हैं, देख लेना तुम लोग, रोला बार्थ के ऊपर। तो बार्थ ने मिथ का एनालिसिस किया था, लिटरेचर का एनालिसिस किया था। उसने बोला किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट को हम एक ही व्यू से नहीं पढ़ सकते। विच मीन्स कि किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी नॉवेल का मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे हम अगर शेक्सपियर को बोलते हैं, तो शेक्सपियर का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी ही नहीं है, ट्रेजेडी तो है, लेकिन अलॉन्ग विद द ट्रेजेडी, सपोज मानो अगर कोई फेमिनिस्ट राइटर उसको पढ़ रही है या कोई फेमिनिस्ट क्रिटिक उसको पढ़ रही है, तो उसको एज अ फेमिनिस्ट लेंस से वो देखेगी, उस पूरे नॉवेल को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेगी। अगर कोई स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर है, कोई स्ट्रक्चरलिज्म को अच्छे से पढ़ा है, तो कोई वो इंसान उसको स्ट्रक्चरलिज्म वे से उसको नरेट करेगा, उस कहानी को समझेगा। अगर किसी ने डीकंस्ट्रक्शन पढ़ा है, तो डीकंस्ट्रक्ट करके उसको समझेगा। अगर किसी ने, कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ा है, तो पोस्ट कॉलोनियल के बेसिस पे उस चीज़ को लिखेगा, उस चीज़ को समझेगा। तो किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने का एक नहीं बल्कि मल्टीपल तरीका होता है। अब आई होप तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा, क्षमा। अब वही है, एटमॉस्फेयर एंड मूड जो होता है वो गॉथिक के लिए होना चाहिए, जैसे कि उसका डार्क होना चाहिए, एटमॉस्फेयर ग्लूमी होना चाहिए। जैसे होता है ना बारिश के दिनों में एकदम बिल्कुल ग्लूमी ग्लूमी, चारों तरफ से अंधकार अंधकार जैसा लगता है, बिल्कुल सन दिखने को नहीं मिलता, खासकर विंटर में होता है ऐसा, है ना? या ईरी माहौल ईरी होगा, एटमॉस्फेरिक ईरी होगा, है ना? इस तरह की चीज़ें होंगी। और एक तरह से विविड डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा उस पर्टिकुलर वर्क में, है ना? जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू अभी दिखाऊंगा, द हाउस ऑफ द अशर का एटमॉस्फेरिक इमेज बनाई जाएगी, इमेज क्रिएट की जाएगी, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम होगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला है ना? स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवोक करने के लिए इंसान के अंदर। तो वैसी चीज़ें, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है गॉथिक फिक्शन का। फिर कहता है कि सुपर नेचुरल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। सुपर नेचुरल जो कि नेचुरल नहीं है, नेचुरल में घटित नहीं होती, जैसे घोस्ट मैंने बोला, वेम्पायर्स मैंने बोला, है ना, ड्रैकुला मैंने बोला, इस तरह की चीज़ें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होंगे उसमें, जैसे गॉथिक नॉवल फ्रीक्वेंटली इनकॉर्पोरेट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज घोस्ट, वेम्पायर, सर, कर्सेस। तो ये मैकबेथ में विच आई थी और विचेस आई हाँ थी, हाँ, फिर वो भी प्रोफेसी है। जो हुआ था, ये सब सुपरनैचुरल में आएगा। हाँ हाँ, ऑफकोर्स सुपर नेचुरल है, और मैकबेथ को एज अ गॉथिक टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं सर, तो वो जो प्रोफेसी था वो क्या कहलाएगा? वो तो प्रोफेसी सुपर सुपरनैचुरल। नेचुरल चीजें हुई ना, प्रोफेसी तो होता नहीं है, ट्रुथ तो नहीं है। अगर कोई विच आ रही है, जैसा हम जानते हैं विच की अगर हिस्ट्री अगर निकालोगे, विच हंटिंग उसको कहते हैं। पहले क्या होता था, खासकर इंडिया में देखोगे, इंडिया में भी विच को माना जाता था, खासकर जिसका हस्बैंड मर गया उसको विच बोल दिया जाता था, फिर उसको जला दिया। अमेरिका, खासकर ये अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जब 17th और 18th सेंचुरी का लिटरेचर पढ़ोगे, स्पेशली 18th सेंचुरी के लिटरेचर में और 19th सेंचुरी के लिटरेचर में, तो अमेरिका में क्या होता था, विच और विच क्राफ्ट बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ पे ना वुमेन को क्या किया जाता, जिस जिस वुमेन को समझते थे कि ये विच है, तो उस वुमेन को क्या करते थे, एक पोल में बांध देते थे उसका हाथ पैर, और उसको उसी पोल में जला देते थे, है ना? तो ये जो विच एंड विच क्राफ्ट है, ये हर जगह फॉलो होता है, हर जगह लोग इस पे विश्वास करते हैं। तो वही जो मैकबेथ हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैकबेथ में क्या था, विच विच आई थी, 3 विचेस थी और 1 विच की क्वीन थी, जो कि सुपरनैचुरल एलिमेंट है, वो है ही नहीं धरती पे। याद है सेंटेंस, जब मैकबेथ पूछता है कि हू आर्ट दाउ, याद है, तुम कौन हो? फिर कहता है ना आगे कि मुझे लगता नहीं है कि तुम इस धरती की प्राणी हो, क्योंकि
क्योंकि वो उसका जो हम्म, पैर है वो आसमान में है, मतलब वो पूरा आसमान में है तीनों। और उसके बाद उसके जो बियर्ड थे, बियर्ड भी निकला हुआ था। नेल जो थे वो काफ़ी बड़े-बड़े थे, और जो चेहरा था एकदम बिल्कुल सूखा हुआ था। तो उसका जो एटमॉस्फेरिक था, उसको जो जिस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था, ईरी जैसा क्रिएट किया गया था, डरावना जैसा क्रिएट किया गया था, है ना? उसका चेहरे का भाव, हर चीज़, ड्राई लिप्स थे, है ना? तो देख रहे हो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव काम कर रहा है। मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कोरिलेट कर पा रहा है राइटर। और वो भी गॉथिक एलिमेंट में आएगा, ये सारे के सारे गॉथिक एलिमेंट में हैं। जब मैकबेथ को अच्छे से, इसलिए मुझे मैकबेथ बहुत पसंद है, क्योंकि मैकबेथ वैसे सबसे ईज़ी वर्क भी है, बट जब तो फिर मैकबेथ को उसका आना तो ये समझ रही थी, वो प्रोफेसी जो होता है वो पूछना चाहती थी, नहीं, जैसे कि प्रोफेसी भी ब्लीच तो तो उसी का प्रोफेसी। पार्ट है ना, प्रोफेसी करना भी तो उसी का पार्ट है। कोई एक सुपरनैचुरल आदमी ही प्रोफेसी कर सकता है, रियल रियल में तो कोई नहीं कर सकता। अब जैसे हमारे एक बाबा हैं, बाबा बागेश्वर धाम है शायद, उसका वही नाम है ना, कुछ धीरेन्द्र शास्त्री या कुछ नाम है, धीरेन्द्र। अब धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कहता है अपने आप को, जो भी है कि मैं मतलब गॉड मुझे बताते हैं और मैं समझ जाता हूँ कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो खैर मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन लोग विश्वास करते हैं। तो हो सकता है कि वो जब भी फॉर्म भरवाता होगा किसी को, तो फॉर्म के ऊपर ही वो सारी डिटेल्स लिखवा लेता होगा, और फिर जाके वो किसी एक आदमी का पर्चा निकालता होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसका फ्यूचर देख रहा हो। अगर फ्यूचर उसको देखना ही था, तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान में वॉर स्टार्ट हो गया, तो वो देख के पहले ही बता दिया होता। या वो जो 27 लोग मर गए पुलवामा में, बिल्कुल ब्रूटल मर्डर जिसका हुआ, तो वो तो पहले देख के बता देता कि ब्रूटल मर्डर होने वाला है। तो ये सब कहने की चीज़ें होती हैं, समझने की चीज़ें होती हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की चीज़ें होती है। ठीक है, गॉथिक समझ आ गया यहाँ तक? यस सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल एलिमेंट। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं दीज सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ अननोन। वैसी चीज़ें जो कि अननोन है हमारे लिए, तभी तो अननोन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारे अंदर गॉथिक चीज़ें फीलिंग आएगी, सबलाइम फीलिंग आएगी, है ना? इसलिए कहते हैं कि फियर ऑफ द सुपरनैचुरल एंड द बाउंड्रीज बिटवीन द रियलिटी एंड इल्यूजन। क्या रियलिटी है, क्या इल्यूजन है, यही तो मैंने अभी बाबा के बारे में बताया कि उसके बारे में क्या इल्यूजन है, क्या रियलिटी है, नो वन नोज। लेकिन लोग उस पे विश्वास करते हैं, लोग उसके पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कि कुछ लोग तो इसलिए भी देखने के लिए जाते हैं कि सच में वो रियलिटी है या इल्यूज़न है। सच में वो हमारा पर्चा निकाल रहा है, सच में वो हमारा पर्चा नहीं निकाल रहा है। कुछ लोग इसमें भी जाते हैं, तो ये गॉथिक है। ये भी गॉथिक सीन क्रिएट होता है। अब आगे चलते हैं। अगला एलिमेंट है रोमांस एंड लव। गॉथिक नॉवेल ऑफन इंक्लूड रोमांटिक सबप्लॉट। जितने भी गॉथिक लिटरेचर हैं, यूजुअली रोमांटिक होते हैं। इसलिए देखोगे जब भी घोस्ट वाली मूवी होगी ना, पता नहीं तुम लोग घोस्ट वाली मूवी देखे हो कोई? मैं इंडियन तो देखता यस। नहीं। वैसे हॉलीवुड कोई सिनेमा में, हॉलीवुड में अगर देखोगे, इंडियन जो भी होगा उसमें देखना कि जो घोस्ट होगा ना, वो उसको प्यार हो जाएगा किसी से, किसी ह्यूमन से, या उसके अंदर मूवी के अंदर ही घोस्ट होगा, हॉन्ट करता रहेगा उसका पास्ट, उसका पास्ट, उसका पास्ट, है ना? तो घोस्ट घोस्ट वाली जितनी भी मूवीज़ होती है, उसका जो सब प्लॉट होता है वो हमेशा रोमांटिक होता है। अपने किसी डिस्टेंट लवर को याद कर रहे होते हैं, अचानक से वो डिस्टेंट लवर भूत बन जाती है, पता नहीं क्या बन जाती है ना? कुछ ही बन जाती है, खाती तो नहीं है लेकिन बन जाती है भूत। ऐसे दिमाग कम खाती थोड़ी ना है ऐसे भी लड़कियाँ, थोड़ा ऐसे मजाक था ये। एनीवे, तो ये जो रोमांटिक सब प्लॉट है ना? वो हमेशा घोस्ट की मूवी में होता है, घोस्ट में बोल रहा हूँ, फिर गॉथिक में होता है, ठीक है? लव होता है, डिज़ायर होता है ना? प्लेइंग ऑफ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब ऐसे इन सारी चीज़ें, लव, डिज़ायर, रोमांस, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलता है हमें, उसका सिग्निफिकेंट पार्ट होता है उस वर्क में। फिर कहते हैं कि दीज रोमांटिक एलिमेंट्स आर इंटरट्वाइंड विद द डार्क एंड मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ नैरेटिव। ऑब्वियस सी बात है, उस रोमांटिसिज्म को, उस रोमांटिक टोन को, उस रोमांटिक सब प्लॉट को डार्क और मिस्टीरियस वे में दिखाया जाता है। जैसे एक भूत बंगला होगा, है ना? उस भूत बंगले में रहने वाली उस भूत बंगले में एक लड़की रहती होगी, उससे एक लड़का को प्यार हो जाता होगा, फिर पता चलेगा कि वो लड़की एक्चुअल में लड़की आई नहीं, वो पास्ट की कोई भूत है और वो सबको हॉन्ट करती है। तो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जब वो घोस्ट जो चाहिए था होता है उसको, जब उसको वो मिल जाता है, तो ये लड़की को वो छोड़ देता है। फिर ये लड़की इस लड़के से शादी कर लेती है, एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह की कहानियाँ लिखी जाती है गॉथिक लिटरेचर के अंदर। क्लियर है? जो कि एक्सप्लोर करता है साइकोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ह्यूमन ह्यूमन के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है, मैडनेस को समझने की कोशिश करता है, ऑब्सेशन को समझने की कोशिश करता है, डार्क एस्पेक्ट को। जैसे एक और नॉवेल है, पढ़ाएंगे हम आगे जाके तुम लोग को, ये विक्टोरियन में एक एक राइटर थी जिनका नाम था शार्लेट ब्रॉन्टे। शार्लेट ब्रॉन्टे,
यहाँ से क्वेश्चन आया था कि नहीं पता नहीं। जेन एयर उसका नाम है नॉवेल का, जेन जेन एयर। तो ये जो जेन एयर है ना, ये शार्लेट ब्रॉन्टे का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है और इनका सबसे फेमस नॉवल भी है। जैसे यूजीसी ने कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो उसमें एक वुमन होती है, मैड वुमन ऑफ एटिक उसको बोलते हैं। एक और नॉवल है मैड वुमन ऑफ एटिक, मॉडर्न एज में लिखा गया था, खैर वहीं से इंस्पायर्ड होके। तो उसमें जो जेन एयर में देखोगे ना, तो जेन एयर जिस लड़के से शादी करने वाली होती है एंड में जिस लड़के, देखो उसका बहुत फेमस लाइन लास्ट में बोलती है कि आई मैरिड हिम, रीडर आई मैरिड हिम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। तो पूरे कहानी का की शुरुआत में वो कहती है कि रीडर आई मैरिड हिम, जिस लड़के से वो शादी नहीं करना चाहती है उससे इवेंचुअली वो शादी कर लेती है। और जिस लड़के से वो शादी करती है उसकी ऑलरेडी वाइफ होती है, जिसको जो मैड वुमन होती है, और वो घोस्ट की तरह रहती है, अंधेरे कमरे में बंद रहती है, और इवेंचुअली लास्ट में वो आग लगा देती है पूरे घर में, है ना। तो ये जो कहानी है ये भी गॉथिक लिटरेचर में ही आएगा। जेन एयर जो कहानी है, जो फिक्शन है शार्लेट ब्रॉन्टे का, वो भी इसी में आएगा। तो उसके अंदर देखोगे डार्कर एस्पेक्ट, है ना, मैडनेस दिखाया गया है, ऑब्सेशन दिखाया गया है, साइकोलॉजी दिखाया गया है। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी जेन एयर का। ठीक है, अब जेन एयर की जगह अब देखो शार्लेट ब्रॉन्टे की एक और सिस्टर थी, एने ब्रॉन्टे। तो उनका एक और वर्क था, उनका वर्क था, मैं भी भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है। अच्छा याद आए तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे ही। तो उसके अंदर भी देखोगे बहुत हॉन्टिंग एलिमेंट्स दिखाया जाएगा। फिर आगे है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा इमोशंस, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। इंटेंस इमोशंस दिखाया जाएगा रीडर को, है ना, जैसे फियर और टेरर, सस्पेंस। अब इसी से याद आ गया, जैसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, सब्लाइम, जिसको सब्लाइम कहते हैं, SUBLIME। तो सब्लाइम जो है ना, ये एक टर्म है, ये दिया गया था एडमंड बर्ग के द्वारा। एडमंड बर्ग एक फिलोसफर थे। तो एडमंड बर्ग ने बोला सब्लाइम, देखो सिंपल समझना है। जैसे मान के चलो ये पहाड़ है, पहाड़ पे गए हो तुम लोग कभी? कभी पहाड़ पे नहीं गए? कोई नहीं गया कभी पहाड़ पे? हाँ ना, बोलो। हाँ सर क्या है। हाँ, तो जैसे ये पहाड़ पे सपोज मानो कि यू आर स्टैंडिंग ऑन ए क्लिफ, है ना, कोई इंसान यहाँ पे क्लिफ पे खड़ा है, मानो तुम ही खड़े हो। अब जब हम क्लिफ पे से सामने देखते हैं तो हमें दो तरह की फीलिंग आती है। एक ऑ वाली फीलिंग आती है, ओ वाओ, या फिर वाओ वाली फीलिंग आती है ना। और दूसरे हमें फियर वाली फीलिंग आती है, जब हम खड़े होते हैं क्लिफ के ऊपर और आसमान को देख रहे होते हैं, है ना, मतलब अपने आगे जितनी भी चीज़ें हैं, जो वास्ट स्काई जिसको कहते हैं, वास्ट स्काई, जब उसको देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर दो फीलिंग एक साथ इमर्ज होता है, एक वाव वाली फीलिंग और दूसरा फियर वाली फीलिंग। तो इस दोनों फीलिंग को कंबाइन करते हैं तो उसी को कहते हैं सब्लाइम। तो सब्लाइम सिंपली मीन्स जो फीलिंग है हमारा वो ऑ वाला भी होगा, फियर भी साथ साथ आएगा, तो उसी को सब्लाइम कहते हैं। तो उसको कहते हैं कि वो सब्लाइम ब्यूटी है। तो वैसी चीज़ें जैसे वास्ट क्लाउड है, वास्ट स्काई है, स्कीज, वास्ट स्कीज, जब आसमान को देखोगे बहुत लंबा आसमान होता है ना। फिर वास्ट माउंटेन को देखोगे, या बहुत दूर तक अगर मैदान, मतलब वो माउंटेन ही माउंटेन रेंज है, उसको देखोगे। या फिर समंदर में चले जाओगे, सी भी बहुत वास्ट होता है, वास्ट सी को देखोगे, है ना। या फिर क्लाउड्स को देखोगे। तो इन सब को देखने से क्या फील आता है, वही डरावनी भी लगती है। जैसे देखो कि अचानक से कभी अंधेरा हो गया और बहुत बादल गरज रहा है, बारिश हो रही है, तो डर लगता है ना, लेकिन मजा भी आता है कि नहीं बताओ? डर भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, सब्लाइम कहते हैं, द फीलिंग ऑफ सब्लाइम। ये फिलोसॉफिकल टर्म है, एडमंड बर्ग को पढ़ाए नहीं हम, लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है एडमंड बर्ग के ऊपर, तो उसको हम शेयर कर देंगे। तो उसको देख लेना एक बार, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर मिल जाएगा कि सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल उनका वर्क ही था, जिसमें वो कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल, और वो एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल के बेसिस पे समझ आ गया होगा कि सब्लाइम कहते किसको। ये फिलोसॉफिकल है वो। इसके बाद वो सबसे अल्टीमेट हैप्पीनेस है इंसान का, है ना, वो कहता है। ठीक है, अब उसके अंदर सिंबल होगा, सब टेक्स्ट होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। फिर जैसे एग्जाम्पल में कहता है कि हॉरेस वॉलपोल का द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसका कैरेक्टर भी पढ़ लेना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये वर्क। दूसरा है एन रेडक्लिफ का मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, दिस इज अ टेल ऑफ अ वुमन नेम्ड एमली सेंट ऑबर्ट। नाम भी इसका याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनकाउंटर करती है सीक्रेट्स को, सुपर नेचुरल ऑकरेंस को, है ना, इटालियन कैसल में।
फिर नेक्स्ट वर्क है द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1791 में। नेक्स्ट मैथ्यू लुइस हैं, उनका वर्क है द मॉन्क, बहुत फेमस है, इसमें भी स्टार लगा लेना। ठीक है, इसमें भी स्टार लगा लेना। और वो जो मॉन्क होता है उसका नाम होता है एम्ब्रोशियो, है ना, और वो मैडनेस और इविल बन जाता है लास्ट में, है ना। तो याद रखना उसका कैरेक्टर भी, द मॉन्क का भी कैरेक्टर याद रखना, इसमें डबल स्टार लगा लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है मैरी शैली। याद करो मैरी शैली किसकी वाइफ है? मैरी शैली किसकी वाइफ है? अच्छा, अभी तुम लोग को नहीं पढ़ाए, पीबी शैली की वाइफ है, पीबी, पर्सी बाइसी शैली की वाइफ थी मैरी शैली। उन्होंने लिखा था फ्रैंकलस्टीन द मॉन्स्टर, पूरा टाइटल है उसका, 1880 में पब्लिश हुआ था। ये भी क्या है? ये भी गॉथिक लिटरेचर है। फिर एमिली ब्रॉन्टे, वुदरिंग हाइट्स, हाँ ये मैं टाइटल भूल गया था उसमें, एमिली ब्रॉन्टे का, मैं एना ब्रॉन्टे बोल दिया था ना, सॉरी, उसमें एना ब्रॉन्टे बोल दिए थे। एमिली ब्रॉन्टे का वर्क है, एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नॉवल। मैंने इतने नॉवेल्स पढ़े हैं, तो अगर वुमेन लिटरेचर की बात किया जाए, क्लासिकल वुमेन लिटरेचर की बात किया जाए, तो ये मेरा फेवरेट नॉवल में से एक है, वुदरिंग हाइट्स, है ना। इसके अंदर भी गॉथिक एलिमेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल ड्रामा, मतलब साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा नॉवल है ये, है ना। इसको पढ़ना कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर इसको पढ़ना, और इसमें भी स्टार लगा लेना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वैसे मैं विक्टोरियन एज जब पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा इसको, वुदरिंग हाइट्स को। और ये मुझे लगता है वुदरिंग हाइट्स पीजी के सिलेबस में भी है, यूजी के सिलेबस में भी है, ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वुदरिंग हाइट्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये क्लासिकल ड्रामा है और इसको पढ़ाया ही जाएगा। और एक ही बुक ही लिखी थी एमिली ब्रॉन्टे, उसके बाद डेथ हो गया था इनका, और एमिली ब्रॉन्टे एक ही बुक लिखी, और इतना फेमस बुक है वो कि वो क्लासिकल लिटरेचर में सबसे बेस्ट बुक में से आता है ना। इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कितना अच्छा है ना। जिसमें कि मेन कैरेक्टर होता है हेथक्लिफ और कैथरीन अर्नशॉ। बाद में ये कैथरीन की बेटी हो जाती है कैथरीन, है ना, और हेथक्लिफ भी लास्ट में मर जाता है ना, ये कहानी है। अब ड्रैकुला, नेक्स्ट वर्क है ड्रैकुला, जो कि 1897 में पब्लिश हुआ था। याद रखना ड्रैकुला से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है डॉफिन डू मोरियर का एक वर्क है रेबेका, 1938 में पब्लिश हुआ था। ये फ्रेंच राइटर थे, नाम से पता चल रहा है। अब खत्म हो गया, इतना ही था हमारा गॉथिक लिटरेचर। इसके बाद रोमांटिक आ गया है। ड्रैकुला किसका वर्क है? ड्रैकुला है, नाम भूल रहे हैं, मेरे को याद आ जाएगा। ड्रैकुला है, हाँ ब्रैम स्टॉक का, स्टॉक, हाँ ब्रैम स्टॉक, ठीक है, ड्रैकुला है ब्रैम। इसे हम देख लेते हैं कंफर्म होने के लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। उसी उसी का है, ब्रैम स्टॉकर नाम, स्टॉकर नाम है शायद, STOKER है। एक बार देख लेते हैं, स्टॉक नाम है, स्टॉकर है, ठीक है, ड्रैकुला, हाँ ब्रैम स्टॉकर नाम है, ER है, BRAMSTOCKER, ठीक है, ब्रैम स्टॉकर। बस इतना ही था हमारा गॉथिक लिटरेचर, गॉथिक फिक्शन।